नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं पृथ्वीराज चौहान की। पृथ्वीराज चौहान को आज भी याद करने के पीछे की कहानी क्या है और ये इनकी वीरता और इनका स्वाभिमान के रूप में इन्हें किस लिए जाना जाता है, इसके बारे में हम देखेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि पृथ्वीराज चौहान जो कि अजमेर के चौहान वंशी शासक थे, तो इन्होंने मोहम्मद गौरी के साथ कौन कौन सा युद्ध किया था और इसका अंत किस प्रकार से होता है, इतने बड़े राजवंश का अंत किस प्रकार से होता है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम क्या था। तो पिता का नाम था सोमेश्वर चौहान। पिता का नाम क्या था? सोमेश्वर चौहान। इनका जन्म कब हुआ था? लगभग 1166 ईस्वी में अजमेर में हुआ था। चौहान वंशी शासक थे। पृथ्वीराज चौहान किस वंश से संबंधित थे? तो चौहान वंश से संबंधित थे। इनके पिता का नाम क्या था? सोमेश्वर चौहान था। और कहा जाता है कि सोमेश्वर चौहान जो थे वो दिल्ली के राजा अनंगपाल की बेटी कमला से विवाह किया था। दिल्ली के राजा अनंगपाल की बेटी कमला से विवाह किया था। अनंगपाल की दो बेटियां थी। अनंगपाल की दो बेटियां थी, ठीक है ना। एक बेटी का विवाह इन्होंने किया था सोमेश्वर चौहान ने। उनका नाम था कमला। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सोमेश्वर चौहान और कमला से जो पुत्र धन की प्राप्ति होती है, उसी पुत्र का नाम क्या था? पृथ्वीराज चौहान। ठीक है। पृथ्वीराज की माता का नाम क्या हुआ? इस प्रकार यदि हम कहेंगे कि पृथ्वीराज की माता का नाम क्या हुआ, तो क्या हुआ? कमला हुआ। ठीक है ना। इसके पिता का नाम क्या हुआ? सोमेश्वर चौहान। ठीक है। अब एक बेटी का विवाह इन्होंने किया सोमेश्वर चौहान के साथ, और दूसरी बेटी का विवाह इन्होंने किया था विजयपाल से। दूसरी बेटी का विवाह किससे किया था? जो कि कनौज के राजा विजयपाल थे, उनके साथ इन्होंने दूसरी बेटी का विवाह किया था। कहा जाता है कि दूसरी बेटी से जो पुत्र प्राप्त हुआ था उनका नाम था जयचंद। मैं कड़ी को पहले जोड़ दे रहा हूँ, कड़ियों को जब जोड़ दूंगा उसके बाद जब युद्ध होगा। और आज भी लोग कहते हैं कि तुम तो जयचंद निकले, मतलब कि घर का भेदी लंका ढाई वाली कहावत होती ना। तो घर की जो भेद होता है, किसी को बताने वाला कोई होता है तो उसे जयचंद की संज्ञा दी जाती है। तो जयचंद था कौन, इसकी कड़ी को मैं जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ, है ना। तो जयचंद कौन था? तो जयचंद जो था वो राजा विजयपाल का पुत्र था। ठीक है ना। राजा विजयपाल का पुत्र था। और वो कहाँ का शासक हुआ? तो कनौज का, क्योंकि कनौज का राजा विजयपाल था और उसका पुत्र था राजा जयचंद। ठीक है। और दूसरे तरफ अजमेर का शासक जो था वो सोमेश्वर चौहान थे, और सोमेश्वर चौहान का पुत्र कौन हुआ? तो पृथ्वीराज चौहान। इस प्रकार से पृथ्वीराज चौहान और जयचंद को आप देखेंगे तो क्या मिले? दोनों दोनों मौसेरे भाई निकले। ठीक है। दोनों मौसेरे भाई हुए। दोनों का नाना कौन हुआ? अनंगपाल हुआ। अब कहानी आगे और ट्विस्ट लेती है। ट्विस्ट क्या लेती है कि पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु बहुत जल्दी हो जाता है। ओ सॉरी सॉरी, पृथ्वीराज चौहान की नहीं, पृथ्वीराज चौहान के पिता जो रहते हैं सोमेश्वर चौहान, उनकी मृत्यु बहुत जल्दी हो जाती है, बहुत कम उम्र में हो जाती है, जिसके कारण पृथ्वीराज चौहान का लालन पालन कौन करता है? तो उसके नाना अनंगपाल करते हैं। अनंगपाल के पास ही पृथ्वीराज चौहान का लालन पालन शुरू हो जाता है। और ये जो चीजें थी ये किसको अच्छा नहीं लगता था? तो उसके मौसेरे भाई कौन थे? जयचंद। जयचंद को ये चीजें पसंद नहीं थी कि नाना के पास जाकर के ये जो बंदा है कौन, पृथ्वीराज चौहान, वहाँ पे पढ़ेगा लिखेगा, युद्ध विद्या में या धनुर्विद्या में कुशल होगा, ये चीजें उसे पसंद नहीं थी। और धीरे धीरे अवस्था बढ़ते गया। ये राजा बनने के लिए ये अपने बाल्यावस्था से युवावस्था को आते हैं। उधर जयचंद भी अपने युवावस्था को प्राप्त करता है। कहा जाता है कि एक समय ऐसा आता है कि जयचंद अपने अपने राज दरबार में, जयचंद का राज दरबार क्या था? तक कन्नौज। ठीक है ना। और ये पृथ्वीराज का अजमेर था। ये चीजें मैं दो तीन बार बोलता हूँ ताकि याद रहे आपको, और कुछ वजह नहीं। तो जब कन्नौज का राजा जयचंद था, क्या करता है, उनकी एक बेटी थी जिनका नाम था संयोगिता। संयोगिता, उपयोगिता नहीं, संयोगिता उनकी बेटी का नाम था। मुझे याद नहीं आ रही थी बहुत समय तक, तो मैंने प्रतियोगिता, जैसे हम लोग कंपटीशन एग्जाम देते हैं ना, तो कंपटीशन को प्रतियोगिता ही कहते हैं। तो प्रतियोगिता को संयोगिता के साथ ऐड कर दिया था, तब जा करके संयोगिता याद हुई थी। तो इनकी पुत्री का नाम क्या था? संयोगिता। तो संयोगिता के स्वयंवर और स्वयंवर के यज्ञ के लिए उन्होंने राज दरबार में एक आयोजन किया था। और कहा जाता है कि इस राज दरबार में पृथ्वीराज चौहान को आमंत्रित नहीं किया था। देखिए, वो मौसेरा भाई है लेकिन उसे बुलाया नहीं गया था।
और दूसरी तरफ यहाँ दूसरी घटना क्या घटती है कि इनकी जो पुत्री थी संयोगिता, वो मन ही मन पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करती थी। और जब उसे स्वयंवर में नहीं बुलाया जाता है तो उसकी मूर्ति को ये जो है संयोगिता माला पहना करके अपने प्रेम का इजहार कर देती है। जब ये बात कुछ दिनों के बाद पता चलता है पृथ्वीराज चौहान को कि संयोगिता उससे प्रेम करती है और उसकी मूर्ति को उन्होंने स्वयंवर के समय में माला पहना दिया, अर्थात उसे अपना धर्म पति मान चुके हैं, तो इस स्थिति में जो पृथ्वीराज चौहान थे सो जयचंद के साथ युद्ध करके उसे ले जाते हैं। कौन ले जाते हैं? तो पृथ्वीराज चौहान संयोगिता को ले जाता है। एक तरह से कहेंगे कि बलपूर्वक संयोगिता को हरण कर लेता है। किससे? जयचंद से। जयचंद उसके पिता थे। अब यहाँ से दोनों के बीच में तख्तियाँ उल्टा हो जाता, मतलब दुश्मनी तो बचपन से था ही, लेकिन यहाँ पे और जबरदस्त दुश्मनी आगे बढ़ जाती है। माला डाल देने के बाद जब शादी मन से मान लेती है और जब पृथ्वीराज चौहान आते हैं तो यहाँ पे युद्ध करके ले जाते हैं, तो यहाँ पे जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच में जो था कुछ थोड़ी मोड़ी जो सामाजिक सद्भाव बचा हुआ था वो भी टूट जाता है और दोनों के बीच में मतभेद होने शुरू हो जाता है। यही वो जयचंद था जिसने पृथ्वीराज चौहान को तराइन के द्वितीय युद्ध में हराने का काम किया था। तो समझ गए होंगे कि मेरी ये स्टोरी के पीछे की कहानी क्या थी, समझे? तो ये क्या हुआ, एक की राजधानी कहाँ थी? दिल्ली। दूसरी की राजधानी कहाँ थी? अजमेर। दिल्ली अजमेर राजधानी होने के कारण क्या था कि पिता की राजधानी थी दिल्ली अजमेर, और इसके नाना जी की जो था ननहाल कहाँ था? तो दिल्ली था, क्योंकि इन्होंने ननहाल में अपनी जीवन गुजारा था, बाल्यावस्था को गुजारा था, इसलिए दिल्ली और अजमेर दोनों जगह इसकी राजधानी को माना जाता है। इनकी शूरवीरता और इनकी कुशल शक्ति को दुनिया हमेशा याद रखती है, जब मानती है। तो हम देखेंगे कि आगे आखिर होता क्या है। तो इनके प्रारंभिक जीवन की कहानी के साथ मैंने ऐड कर दिया इनके पिता और पिता का जो विजयपाल था उनके साथ, और उनका पुत्र जो था जयचंद के साथ, संयोगिता और संयोजिता के साथ किसका? तो पृथ्वीराज चौहान का। इस प्रकार से इन्होंने अपने जीवन को क्या किया था, मैंने इसकी कहानी को पिरो दिया था। ये युद्ध कला धनुर्विद्या आदि में निपुण होते हैं। कहाँ से ये निपुण होते हैं? कहाँ पे इस सबको विद्या लेते हैं? तो ननिहाल में ही विद्या लेते हैं। ननिहाल कहाँ था इनका? तो ननिहाल इनका था दिल्ली, इसीलिए इसकी दूसरी राजधानी कहा जाता है। किसकी? तो पृथ्वीराज चौहान की दूसरी राजधानी कहाँ थी? दिल्ली थी। पहली राजधानी अजमेर, दूसरी राजधानी दिल्ली। कहा जाता है कि वे शब्द भेदी बाण चलाने में भी माहिर थे। शब्द भेदी बाण मतलब आंख में पट्टी बांध करके उसे अपने दिमाग से स्थिर होकर के और उसे बिना देखे हुए किसी भी टारगेट को हिट करना, किसी भी टारगेट के ऊपर बाण चलाना शब्द भेदी बाण कहा जाता है। और एक कहानी भी प्रचलित है, कथा भी प्रचलित है कि जब पृथ्वीराज चौहान और ये जो इनका चंदवरदाई जो था, चंदवरदाई इनके राजकवि रहे थे, ठीक है। तो राजकवि इनके ऊपर एक बुक भी लिखे हुए थे, उस बुक का नाम था पृथ्वीराज रासो। ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो इनके कवि चंदवरदाई कौन थे? तो पृथ्वीराज चौहान का राजकवि था चंदवरदाई, और चंद्रवरदाई के द्वारा लिखी हुई पुस्तक का नाम दिया था पृथ्वीराज रासो। रासो क्या था? एक तरह से धर्म ग्रंथ माना जाता है, इनकी धर्म ग्रंथ माना जाता है। किसकी? तो पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर लिखी हुई धर्म ग्रंथ पृथ्वीराज रासो है। और इसके लेखक कौन थे? तो चंदवरदाई थे। कहा जाता है कि चंदवरदाई और पृथ्वीराज चौहान का अंत कहाँ पर होता है? तो मोहम्मद गौरी का जो घर था कहाँ पर? तो अफगान की काबुल से 4 किलोमीटर दूर प्रांत में एक जगह का नाम था गजनी। गजनी, मोहम्मद गजनी वहीं का आया हुआ क्या था? एक लुटेरा था, है ना। तो मोहम्मद गौरी, सॉरी गजनी नहीं, मोहम्मद गौर प्रदेश था, उसी गौर प्रदेश से आया हुआ मोहम्मद गौरी था। कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी को इसने उसके घर में जाकर के मारा था। और किससे मारा था? तो शब्द भेदी बाण से मारा था। और शब्द भेदी बाण से मार करके मारने के उपरांत उसकी जब सेना उसे पकड़ लेती है तो वहीं पर इसके जो राज दरबार कवि रहते हैं चंद, जिसे चंदवरदाई कहा जाता है,
तो चंद्रवरदाई एक पहली छुरा जो था सो पृथ्वीराज चौहान को घोंपते हैं और दूसरी छुरा वो अपने ऊपर मार लेते हैं और इस प्रकार दोनों वहीं पे शहीद हो जाते हैं। कि कहाँ पर? तो गौर प्रांत में। तो इस प्रकार उनका अंत कहाँ होता है? तो गौर प्रांत में होता है। लेकिन किसको मारने के बाद? तो उस लुटेरा को मारने के बाद जिसने तराइन के युद्ध में आकर के इनके धन दौलत संपत्ति को लूटा था। इससे उसको मारने के बाद इन्होंने अपनी जीवन लैला को समाप्त किया था। पृथ्वीराज चौहान के प्रमुख युद्ध यहाँ से शुरू करेंगे कि हम देखते हैं कि तराइन का प्रथम युद्ध होता है। तराइन का प्रथम युद्ध कब होता है, किस लिए होता है? तो तराई प्रदेश के लिए होता है। 1191 में तराई प्रदेश आपका उत्तर और मध्य भारत, उत्तर और पश्चिम के मध्य भारत का एरिया जो तराई प्रदेश था, इस पर अधिकार के लिए दोनों के बीच में युद्ध होता है। इस पर कहता है मोहम्मद गौरी की, हाँ, जब मोहम्मद गौरी अफगान से भारत की ओर एंट्री कर रहा था तो कहते थे भटिंडा के किले तक उसने अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहा था, कब्जा करना चाहा था। वही भटिंडा के प्रदेश में को प्राप्त करने के लिए पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में युद्ध होता है। उस युद्ध का नाम क्या होता है? तराई का युद्ध, तराई का प्रथम युद्ध, तराई का द्वितीय युद्ध। तराई क्या था? तराई प्रांत था। तराई प्रांत में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान दोनों ही अपना अधिकार मानता था कि ये प्रदेश जो है वो मेरा एरिया में है और ये प्रदेश को तुम छोड़ दो। और इस स्थिति में जब मोहम्मद गौरी नहीं छोड़ा तो दोनों के बीच में भयंकर युद्ध होता है। कहा जाता है कि इस युद्ध में मोहम्मद गौरी को क्या था कि जीवन दान दे देता है पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद गौरी की हार हो जाती है, पृथ्वीराज चौहान उसे जीवन दान दे देता है कि जाओ, तुम्हारे से युद्ध नहीं होने वाला है, युद्ध तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये कहकर के उसे जीवन दान दे देता है। कहा जाता है पृथ्वीराज चौहान यदि उसको उसी समय पे हत्या कर देता, एक वीर पुरुष की जैसे उसकी हत्या यदि युद्ध भूमि में कर देता, तो शायद तराई का द्वितीय युद्ध होता है नहीं, तराइन का द्वितीय युद्ध होता ही नहीं। और जब द्वितीय युद्ध होता नहीं तो पृथ्वीराज चौहान संभवतः अजमेर सहित पूरे राजस्थान में वो शासन करता रहता। लेकिन उन्हें बड़ी दया दृष्टि दिखाया और दया दृष्टि दिखाने के कारण उन्होंने मोहम्मद गौरी को जीवन दान दे दिया। इसके कारण क्या होता है कि मोहम्मद गौरी वापस भाग जाता है। कहाँ? तो चला जाता है गौर प्रदेश, अफगान वापस चला जाता है। और कहा जाता है कि इधर पृथ्वीराज चौहान अपनी पत्नी संयोगिता के प्रेम में मगन रहते हैं, डूबे रहते हैं, अपनी विलासिता के जीवन को इधर जी रहे होते हैं। तो वहीं दूसरी ओर उधर मोहम्मद गौरी अपनी हार को बदला लेने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा होता है और अपने सैनिकों को प्रशिक्षण दे रहा होता है। अपने सेनापति सुयोजित सेनापति के साथ युद्ध की मतलब लगातार अभ्यास करते रहता है। इसका परिणाम ये होता है कि जस्ट अगले ही साल माने 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के साथ युद्ध होती है। मोहम्मद गौरी हार जाता है और भाग जाता है। जब उसे जीवन दान दे देता है तो भाग करके तराइन से भाग करके अपने गौर प्रदेश गजनी काबुल वाला एरिया में चला जाता है और वहाँ अपने सेना को प्रशिक्षित करके अगले ही वर्ष फिर से वो तराइन को प्राप्त करने, तराई प्रांत जो था उस तराई प्रांत को प्राप्त करने के लिए फिर से चढ़ाई कर देता है। और जब ये खबर पता चलती है किसको? तो पृथ्वीराज चौहान को। तो पृथ्वीराज चौहान भी जैसे तैसे करने का तात्पर्य क्या था? क्योंकि ये अपने पत्नी के प्रेम में डूबा हुआ था। पत्नी कौन थी? संयोगिता थी, संयोगिता। तो संयोगिता के प्रेम में डूबा हुआ था, भोग विलास की जिंदगी, राजा था भाई, भोग विलास की जिंदगी जी रहा था। तो जब इसे पता चलता है कि तराई प्रदेश में फिर से मोहम्मद गौरी युद्ध करने के लिए आ रहा है, तो ये सोचा था कि जैसे पिछले वर्ष आया था उसी प्रकार से इस वर्ष भी आएगा और मैं उसे फिर मार के भगा दूंगा। लेकिन इसकी सोच बहुत छोटी होती है उस वक्त जब इसने अगले सामने देखता है मोहम्मद गौरी की कुशल से नेतृत्व को, तब इसका जो है अपनी भूल का भास होता है। और इस भूल का परिणाम ये होता है कि पृथ्वीराज चौहान की इस युद्ध में हार हो जाती है। कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान की सेना में लगभग 3 लाख सेना थी, उसमें घुड़सवार थे और लगभग 300 हाथी सेना थी। किसके में?
पृथ्वीराज चौहान में 3 लाख की सेना थी, 3 लाख की सेना, और उसमें 300 घुड़सवार हाथी थे। उसकी अपेक्षा मोहम्मद गौरी के पास मात्र 1,20,000 ही सेना थी। उसमें भी घुड़सवार थे और लगभग 10,000 घुड़सवार तीरंदाज थे। घुड़सवार तो थे ही थे और घुड़सवार तीरंदाज थे, माने कि घोड़े पर सवार होकर जो तीर मारता हो, वैसे घुड़सवार सेना 10,000 थी। और कुल सेना कितनी बताया जाता है इतिहासकारों के द्वारा, तो 1,20,000 सेना बताई जाती है। और इधर पृथ्वीराज की सेना लगभग 3 लाख बताई जाती है और उसके साथ साथ 300 हाथी सेना भी बताई जाती है। तो संख्या बल में पृथ्वीराज की सेना ज्यादा होती है, लेकिन पृथ्वीराज का जो सेनापति होता है, जो अस्कंद था, पिछला 1911 के 1191 का जो तराइन युद्ध, प्रथम तराइन युद्ध में जिसने सेनापति था अस्कंद, वो क्या था, राज दरबार में नहीं था, वो कहीं दूसरे जगह पे युद्ध के लिए बिजी था। इस स्थिति में किसी दूसरे सेनापति के नेतृत्व में ये युद्ध जीता जाता है, ये युद्ध किया जाता है। और ये युद्ध किया जाने का परिणाम ये निकलता है कि कुशल नेतृत्व नहीं होने के कारण, कुशल सेनापति नहीं होने के कारण यह युद्ध कौन हार जाता है, तो पृथ्वीराज चौहान। कहा जाता है कि आपके पास संसाधन चाहे कितनी भी हो, यदि चलाने वाला सही नहीं होगा तो संसाधन समाप्त तो होगा ही। यदि नेतृत्व करता ठीक नहीं होगा तो उसका बंटाधार होना तय है। ठीक उसी प्रकार से पृथ्वीराज चौहान के भी साथ होता है। इसके 3 लाख सेना जो था, क्या होते हैं, धराशायी हो जाते हैं और इसकी हार हो जाती है। और अपनी जान बचाने के लिए पृथ्वीराज चौहान युद्ध भूमि को छोड़ करके दूसरे जगह पे भाग जाते हैं। इसी के साथ साथ दिल्ली और अजमेर में किसका शासन हो जाता है, इसी के साथ साथ दिल्ली और अजमेर में मुस्लिम शासक क्या स्थापित हो जाता है। यह युद्ध भारतीय इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो था, दिल्ली और अजमेर के साथ साथ उत्तर भारत का प्रांत, जितना उत्तर भारत माने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, जितने वो एरिया था, इन एरिया में क्या हो जाता है, तो मुस्लिम साम्राज्य का आधिपत्य हो जाता है। और दूसरी तरफ से क्या होता है, तो दूसरी तरफ से पृथ्वीराज चौहान जो था, युद्ध हारने के बाद वो भाग जाता है अपनी जान बचाने के लिए। उसके साथ साथ भागने वालों में से रहता है कौन, उसके राजकवि चंद्रवरदायी। जैसा कि मैंने कहा था, यही चंद्रवरदायी और पृथ्वीराज चौहान बाद में गोरिल्ला युद्ध जैसे कहते हैं ना, उस प्रकार से भेष बदल करके गौर प्रदेश में जाते हैं और मोहम्मद गौरी को वहीं पे उसके शब्द भेदी बाण से उसकी हत्या कर देते हैं, वहीं पे हत्या कर देते हैं। उसके बाद ये दोनों एक दूसरे को छुरा जो होता है, उस समय जो तलवार चलाया जाता, तो उस छुरा से एक दूसरे को क्या करते हैं, मार करके दोनों वहां पे शहीद हो जाते हैं। तीसरा युद्ध किसके साथ होता है, तो चंदावार का युद्ध होता है। आप देखें कि 1192 में नहीं हत्या करता है, क्योंकि वहां जब घायल हो जाता है तो भाग करके अपनी कुछ समय तक अपने छोटे छोटे प्रांतों में राज करते रहता है। पृथ्वीराज चौहान वक्त देख करके, सही वक्त का इंतजार रहता है और सही वक्त मिलते ही वो कहाँ पहुंच जाता है, तो गौर प्रदेश चला जाता है। इसी के बीच में मोहम्मद गौरी अन्य युद्ध भी करता है। अन्य युद्ध में तीसरा युद्ध था 1194। 93 में कोई युद्ध नहीं करता है, फिर 94 में युद्ध करता है। किसके बीच में, तो अपने वही जयचंद के बीच में, जिस जयचंद ने उसे पृथ्वीराज से युद्ध करने के लिए बुलाया था। किस युद्ध में, तो तराई का द्वितीय युद्ध में। तराई का द्वितीय युद्ध में वही जयचंद था जिसने किसका साथ दिया था, तो मोहम्मद गौरी का। और जब मोहम्मद गौरी उसका साथ पाया था, तो उसे साथ पाने के कारण पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया था। पृथ्वीराज चौहान के बाद एक साल के बाद, दूसरा साल माने कि 1193 को छोड़ करके 1194 में पुनः आता है, चंदावार को जीत लेता है। उस समय चंदावार का राजा कौन रहता है, तो जयचंद रहता है। वही जयचंद जो कभी उसे बुलाता है, उस जयचंद को भी वो क्या करता है, निपटा देता है। और इस प्रकार से उत्तर भारत में किसका सत्ता हो जाता है, मुगल सत्ता स्थापित हो जाता है, मुस्लिम सत्ता स्थापित हो जाता है। इसके बाद की कहानी जो होती है, वो होती है कि यहाँ से जाकर के पृथ्वीराज चौहान अपने चंद्रवरदाई के साथ जाकर के उसको क्या करते हैं, तो शब्द भेदी बाण से उसकी हत्या कर देते हैं गौर प्रदेश में, जो कि गजनी की काबुल से 400 किलोमीटर दूर
एक प्रांत था, उस प्रांत का नाम था गौर, और उसी गौर प्रांत का शासक था कौन? मोहम्मद गौरी। तो गौरी उस समय तक बूढ़ा भी हो गया था, वैसे इधर भी ये पृथ्वीराज चौहान भी बूढ़ा हो गया था, लेकिन इसके अंदर जो राजपुतानी खून थी वो अभी भी जवान था। और इसी राजपुतानी शान ने उसे जा करके उसके घर में उसे शब्द भेदी बाण से मार करके उसकी हत्या कर देता है। और उसकी हत्या के बाद पृथ्वीराज चौहान और इसका जो कवि रहता है चंदवर दाई, दोनों ही आपस में एक दूसरे को छुरा मार करके अपनी भी वहां पे प्राण त्याग देते हैं। और इस प्रकार से पृथ्वीराज चौहान महान सम्राट जो था, भारत हृदय के महान सम्राट, कुछ इतिहासकार इसे अंतिम हिंदू सम्राट भी कहते हैं, इनका अंत हो जाता है। तो इस प्रकार आज हमने पृथ्वीराज चौहान से संबंधित वीडियो देखा है। कल हम लेकर के आने वाले हैं इसी प्रकार से किसी महापुरुष को। तब तक बने रहे हमारे वीडियो में। जय हिंद।